Hello student. Today we discuss about the Lau Spark method of X-ray diffraction. तो पिछले लेक्चर में हम लोग लाउ स्पार्ट को ही एक्सप्लेन कर रहे थे। पूरा नहीं हो पाया था, उसका कुछ प्रॉपर्टी हम लोग एक्सप्लेन किए थे, डायग्राम एक लिए थे। आगे हम लोग उसको एक्सप्लेन और करना चाहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो इस लेक्चर में हम लोग एक टर्म एक्सप्लेन किए थे, देखिए आप लोग। एक था एक्सरे। एक्सरे में ये बताया गया कि कूलिश ट्यूब होती है, इसमें टारगेट एटम होता है, एक फिलामेंट होता है। एक्सरे प्रोड्यूस करने का कंसेप्ट होता है कुछ न कुछ। तो कहीं से हमको एक्सरे मशीन या एक्सरे कूलिश ट्यूब से एक्सरे मिलती है ऐसे, और ये एक्सरे ऐसे टर्न करती हुई क्रिस्टल के पास करती है। कोई क्रिस्टल लेते हैं ऐसे, मान लीजिए NaCl या निकिल क्रिस्टल। कोई क्रिस्टल यहाँ पर रख दिया जाए ऐसे, क्रिस्टल। इसके बाद यहाँ पर स्क्रीन होता है क्रिस्टल के आगे, ऐसे स्क्रीन। फोटोग्राफिक प्लेट इसको कहा जाता है, जिस पर फोटो लिया जाता है। ये अब यहाँ पर एक सेंटर होता है, स्पॉट बनता है ऐसे, डार्क ब्राइट, इस तरह से दिखाया गया था। ऐसे स्पॉट बनता है इस पर। इस पर लिया गया था ऐसे स्पॉट का लोकस है, मान लीजिए कंसेंट्रिक आर्डर में ऐसे बन रहा है ये। तो ये लिया गया कि यहाँ से जो रेज ऐसे जा रही है सेंटर पर, कुछ रेज ऐसे निकल रही है, जा रही है। तो इसको हम लोग एंगल मान लेंगे कोई थीटा। सपोज कीजिए ये थीटा एंगल पर डिफ्रैक्ट होकर जा रही है दोनों साइड। तो ये एंगल हो गया थीटा। अब इसी को कहा जाता है, ये फोटोग्राफिक प्लेट है या स्क्रीन है, फोटोग्राफिक प्लेट या इसी को कहते हैं, मान लीजिए स्क्रीन। इसको भी कहा जाता है स्पॉट्स। ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल से डिफ्रैक्शन, क्रिस्टल मान लीजिए प्लेट है कोई, इसमें दो लेड की प्लेट यहाँ पर लगी थी ऐसे। लेड की प्लेट इसे दिखाया गया था। यहाँ पर स्लिट्स थे,
स्लिट्स था, ये सब लेड प्लेट थी। इसको हम लोग कहते थे एक्सरे ट्यूब। ये लिया गया था, हेडिंग था हम लोगों का लाउ इस्पार्ट मेथड ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन। लाउ इस्पार्ट मेथड ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो ये हम लोग एक्सप्लेन करना चाहते हैं। यहाँ पर जो टारगेट होता है T, फिलामेंट होता है F, और एक्सरे यहाँ से पास करती है, इस पर पड़ती है, डिफ्रैक्ट होती है, दोनों दिशाओं में डिफ्रैक्ट होगी, ऐसे इस पर भी जाएगी। तो किसी एक डायरेक्शन को शो कर दिया जाता है यहाँ से। तो ये हम लोग एक डायरेक्शन ले लिए। अब देखिए लाउ इस्पार्ट का मीनिंग क्या है, क्यों इसको किया गया था और इसे हम लोग क्या करते हैं। तो इसका एक टारगेट था कि लाउ इस्पार्ट जो था ब्रैग्स लॉ के बाद आया था। जैसे ब्रैग्स लॉ 1912 में W.L. ब्राइट, W.H. और W.L. ब्रैग ने दिया था ब्रैग्स लॉ, जिसमें था 2D sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। तो ये निकाला गया था ब्रैग्स द्वारा। इसके पहले इसी सन में लाउ ने भी अपना मेथड दिया, लाउ मेथड, लाउ इक्वेशन ऑफ डिफ्रैक्शन। ब्रैग्स लॉ को सेटिस्फाई करते हुए इन्होंने एक मेथड को इंट्रोड्यूस किया। तो ये मेथड आया इसी समय। इसके पहले 1895 में जो रांटजन थे, रांजन जिसको कहा जाता है, उन्होंने एक्सरे की खोज किया था। और एक्सरे का जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहा था, जैसे लाउ मेथड का हम लोग ओरिजिन कहाँ से लेंगे, क्या ये मेथड थी, कैसे इसको ओरिजिनेट किया गया, किसके लिए किया गया, इससे पहले हमारा इसका रिक्वायरमेंट क्या था। तो एक्सरे की खोज किया गया रांटजन द्वारा। तो रांटजन ने इसको क्या किया कि उसको जो एक्सरे मिल रही थी उसका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई था, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी मिल रहा था। दूसरा था कि उसमें जो पेनिट्रेशन पावर था, किसी चीज़ को भेदने की क्षमता थी, वो भी बहुत अधिक था। पेनिट्रेशन पावर उसका अधिक था। इससे अधिक पेनिट्रेशन पावर की रेज नहीं मिल रही थी जल्दी। एक गामा रेज थी से पहले, उसका भी पेनिट्रेशन पावर अधिक था। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले देख लिया गया था, गामा रेज। और इसमें ये पाया गया था कि गामा रेज किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती है, सीधे निकलती है बिना किसी डेविएशन के। उसी तरह से रांटजन ने एक्सरे को भी पा रहा था कि ये वेव जो है सीधे निकल रही है, हाई फ्रीक्वेंसी है इसकी, पेनिट्रेशन पावर अधिक है। तो वो इसका नाम क्या दें, इस एक्सरे का जो है किस रूप में नोमेनक्लेचर करें। तो उनके सामने था कि ये एक्सरे डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी को शो कर रही है, ब्रैग्स ने दिखाया। तो डिफ्रैक्शन वेव का होता है। तो वो अब सर्च कर रहे थे कि इसको कौन सा वेव का नाम दिया जाए, क्या प्रमाण दिया जाए। तो उन्होंने इसको वेव के रूप में रिसर्च करके देखना चाहते थे कि कौन सी वेव होगी, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही थी। तो इसी बीच तरह तरह के जो साइंटिस्ट थे ये इस पर काम करके, जैसे ब्रैग्स,
और लाउ ने अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया, एक्सरे डिफ्रैक्शन कराया और कहा कि एक्सरे वेव है, और वेव है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इसमें गामा रेज की तरह एक्सरे है जो हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह काम करेगी। तो इसको क्लासिफाई किया गया कि ये वेव कहाँ पर होगी, किस रूप में रहेगी। तो इसके लिए सपोर्ट था, एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट था कि ये कहाँ से डिफ्रैक्शन या वेव हम लोग कैसे कहेंगे। तो उसी सपोर्ट को ब्रैग्स के बाद दूसरा जो परमिटेड थियरी निकाला गया लाउ द्वारा। तो इनका बेसिक उद्देश्य यही था कि अगर एक्सरे वेव है तो इनका डिफ्रैक्शन होगा, नहीं तो इंटरफेरेंस जरूर होगा। कोई भी वेव होगी, लॉन्गिट्यूडिनल हो, ट्रांसवर्स हो, तो ये पाया जाता है कि लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स दोनों वेव में इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन होगा। पोलराइजेशन भले ना हो, लेकिन ये दो प्रॉपर्टी होगी। तो डिफ्रैक्शन के रूप में इसको सबसे पहले ब्रैग्स ने निकाला। इंटरफेयर तो नहीं करा पाए लोग एक्सरे का, तो एक्सरे का इंटरफेरेंस नहीं मिला। रॉन्टजन इंटरफेरेंस पर ही काम कर रहे थे, लेकिन उनको इस पर सफलता नहीं मिली, जो एक्सरे के आविष्कारक थे। तो उन्होंने सिंपल चीज़ों का यूज करके डिफ्रैक्शन न कराकर इंटरफेरेंस करा रहे थे। तब तक ब्रैग्स ने कहा कि लाइट को या वेव को इंटरफेयर करने से अगर हम लोग नहीं देख पाते हैं, डिफ्रैक्शन के बारे में देखा जाए, तो आप लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हैं, ब्रैग्स लॉ में हम लोग बताए थे कि कोई भी क्रिस्टल होगा तो ये आइडेंटिकल होगा और थोड़ी सी जगह में बहुत सारे एटम्स होंगे, इसमें आइडेंटिकल लेयर बनेगी, एक डिफिनिट अरेंजमेंट में होंगे। जैसे ये कहा गया था कि ग्रेटिंग होता है डिफ्रैक्शन के लिए, 1 सेंटीमीटर या 1 इंच में बहुत सारे स्लिट्स बनाए जाते हैं आइडेंटिकल, तो बनाए जाते हैं। और क्रिस्टल में ऑलरेडी ये सब सिस्टम बना हुआ है। अगर वो क्रिस्टल ही ट्रांसपेरेंट हो जाए और उसके अंदर कोई चीज़ अगर पेनिट्रेट करके उसको पार करने लगे, तो ऑब्स्टेकल का काम क्रिस्टल के लाइटिस पॉइंट यानी एटम करने लगेंगे और उसका डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस होगा। तो इसका इंटरफेरेंस नहीं निकाला गया। बहुत लोग काम कर रहे थे इंटरफेरेंस पर भी एक्सरे का, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली, डिफ्रैक्शन में जल्दी सफलता मिली। और ये कहा गया कि क्रिस्टल प्लेन से एक्सरे डिफ्रैक्ट हो सकती है। ये हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे कि अगर NaCl क्रिस्टल है तो उसका इंटरप्लेनर स्पेसिंग मान लीजिए 1.2 एंगस्ट्रॉम के रूप में है, और एक्सरे का वेवलेंथ भी इसी आर्डर में होता है लगभग। तो डिफ्रैक्शन का जो कंडीशन है कि स्लिट की चौड़ाई वेवलेंथ के आर्डर में होनी चाहिए, उसको लगभग ये पूरा कर लिया, और इसी से डिफ्रैक्शन कराकर ब्रैग्स ने एक्सरे का जो डिफ़िकल्टी था, ओरिजिन था कि किस में इसको लिया जाएगा, तो वे घोषित कर दिया गया। उसके बाद लाउ स्पार्ट मेथड में भी सेम इसको डिफ्रैक्शन कराकर ग्रेटिंग सिस्टम की तरह से और प्राप्त किया गया कि डिफ्रैक्शन हो रहा है, और वही डिफ्रैक्टेड स्पॉट्स इसमें यानी फ्रिंज एक सिस्टम में बन रही है। अगर ये सिस्टम यूनिफॉर्म आता है तो इस क्रिस्टल को हम लोग कहते हैं कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर भी यूनिफॉर्म होंगे, इसकी बनावट एक समान होगी। अगर ये स्पॉट सही आइडेंटिकल नहीं आता है, टेढ़ा मेढ़ा प्राप्त होता है, तो इसके अंदर भी बनावट जो होगी लैटिस की या एटम्स की वो अलग अलग होगी। तो इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए जो रिसर्च हो रहा था, उसमें ब्रैग्स के बाद ये दूसरा रिसर्च था जिसको सक्सेसफुल घोषित किया गया। और एक्सरे को कौन सा नाम दिया जाए, कौन सी वेव कहा जाए, तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट मिल करके ब्रैग्स लॉ और लाउ स्पार्क मेथड मिल करके एक्सरे को घोषित कर दिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी और इसका डिफ्रैक्शन होगा। इजीली हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो भी डिफ्रैक्शन किसी दूसरे चीज़ से नहीं होगा, क्रिस्टल से ही होगा। क्रिस्टल का इंटरप्लेनर स्पेसिंग एक्सरे के वेवलेंथ से मैच कर रहा है, और इसी पैटर्न को ये लोग दिखाए। जैसे डिफ्रैक्शन में फ्रिंज बनती है, वही फ्रिंज इस पर फाइंड किया गया।
और क्रिस्टल को बदल करके तरह तरह के क्रिस्टल ले करके इसमें मिक्सिंग करा करके क्रिस्टल बनाकर और देखा गया कि कैसा इमेज आ रहा है। तो जब क्रिस्टल का आइडेंटिकल नेचर चेंज किया जाता था तो ये स्पाट भी चेंज होता था। जब यूनिफॉर्म लिया जाता था तो ये भी यूनिफॉर्म बनता था। तो क्रिस्टल के इंटरनल स्ट्रक्चर में एटम का अरेंजमेंट क्या है, ये सब सारी प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व किया गया लाउ स्पाट मेथड से। और साथ ही साथ एक्सरे को किस वेब में रखा जाएगा, रॉन्टगन की जो समस्या थी, जो एक्सरे के खोज करता थे कि एक्सरे को किस पोजीशन पर रखा जाए, तो एक्सरे का खोज इस समय हुआ था लेकिन इसका विकास बाद में ही हुआ। 1912 से एक्सरे का नामकरण सभी लोग जानने लगे और इस पर रिसर्च का विषय आया और इसी एक्सरे से तरह तरह के मेथड निकले, पेनिट्रेशन पावर, फ्रीक्वेंसी और गामा रेज इससे पहले थी जो बताते थे कि अल्फा बीटा से इनका पेनिट्रेशन पावर अधिक था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती है, उसी तरह से इसको भी पाया गया और कहा गया कि ये भी एक्सरे होगी और इसका नाम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फ्रीक्वेंसी, सब चीज़ पाया गया। कैसे क्रिस्टल के या किसी चीज़ के स्ट्रक्चर को ये बताएगी। तो एक्सरे आप कराते हैं, जैसे किसी की हड्डी टूट गई उसको भी बताता है कि ये इमेज कहाँ पर यूनिफॉर्म स्पॉट नहीं मिल रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, यानी वो उस आर्गन में कोई ना कोई डिफेक्ट है, या किसी मटेरियल के अंदर ऐसा हो रहा है तो उसमें भी कोई ना कोई डिफेक्ट है, उसको पहचाना जाता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ के लिए एक्सरे हम लोग करते हैं, डिफ्रैक्शन की सहायता से इमेज लिया जाता है। तो इसमें यही था कि रॉन्टगन ने जब एक्सरे की खोज किया तो उस एक्सरे को उन्होंने किस श्रेणी में रखने का प्रयास किया, तो वेव के रूप में उन्होंने प्रयास करने लगा और इंटरफेरेंस की सहायता से इसको क्लासिफाई करना चाहा, लेकिन उनको सफलता उस दिशा में नहीं मिली। इस कार्य को ब्रैग्स ने किया और लाउ ने किया और दोनों लोगों का रिसर्च लगभग साथ ही आया। इसके बाद ब्रैग्स ला को लाउ स्पाट मेथड से भी प्रूफ किया गया और करके दिखाया गया क्रिस्टल में कि लाउ मेथड भी ब्रैग्स ला को प्रोड्यूस कर रही है, यानी ब्रैग्स ला भी सही है, लाउ मेथड भी सही है और ये दोनों मिल करके एक्सरे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव घोषित कर दिए। तो ये जो समस्या थी कि एक्सरे कौन सी वेव होगी, ये सॉल्व हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग एक्सप्लेन करना चाहते हैं। इसमें ये एक्सपेरिमेंट जो है किस लिए किया गया पहले तो ये बता दिए, उसके बाद अब इसमें हम लोग लाउ स्पाट मेथड क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अगर तो देखिए, इसमें एक्सरे प्रोडक्शन ट्यूब है जिसको पुलिस ट्यूब भी कहा जाता है, स्लिट्स है, फाइन होल से एक्सरे को पास कराते हैं जिससे हाई फ्रीक्वेंट वेव जो है इस क्रिस्टल पर पड़े और लो फ्रीक्वेंट वेव जो होती है एक्सरे की अगर थोड़ा सा बाहर निकलती है, स्प्रेड आउट होती है, तो ये लेड प्लेट उसको एब्जॉर्ब करती है। एक्सरे को बहुत तेज़ी से लेड एब्जॉर्ब करता है और फाइन वेव इस क्रिस्टल पर पड़ती है और क्रिस्टल का मतलब है आइडेंटिकल लेयर ऑफ एटम्स और यही एटम्स डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को क्रिएट करते हैं। और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में आप लोग पढ़े कि 1 इंच में कई हजार स्लिट्स बनाए जाते हैं। तो ये ऑलरेडी उस क्राइटेरिया को पूरा कर देता है अपने आप ही, ऑलरेडी उसमें स्लिट्स बनाना नहीं है। क्रिस्टल में एटम का अरेंजमेंट है और बहुत सारे एटम हैं। जैसे आप पढ़ते हैं कि 1 मोल में एटम एवोगैड्रो नंबर के आर्डर में है, तो बहुत सारे एटम इसमें हैं और वो ग्रेटिंग को क्रिएट कर देते हैं। क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के रूप में यूज कर लिया जाता है। तो इसमें हम लोग मीनिंग थोड़ा सा यही एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, इसका मीनिंग यही था कि इन 1912 लाउ represents
second method of diffraction देखिए सेकेंड मेथड का मतलब है कि आफ्टर ब्रैग्स लॉ के बाद ये आया, इसलिए इसको सेकेंड कहा जाता है। सेकेंड मेथड ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज बाय क्रिस्टल। अब देखिए क्रिस्टल का मीनिंग है कि क्रिस्टल वर्क एज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एलिमेंट। तो क्रिस्टल को क्यों लिया गया, उसका कारण यही है कि ग्रेटिंग का काम करता है और इसकी सहायता से इन्होंने डिफ्रैक्शन को अरेंज किया। तो लव रिप्रेजेंट सेकेंड मेथड ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे बाय क्रिस्टल। अब क्रिस्टल वर्क एज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एलिमेंट। तो ये हम लोग डिस्कस, मीनिंग यही है कि क्रिस्टल में जो एटम का अरेंजमेंट है वो ग्रेटिंग आइडेंटिकल स्लिट्स का काम करता है, और जितना चाहिए आपको स्लिट्स पर यूनिट सेंटीमीटर या पर इंच, इसको हम लोग इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज लिया गया। अब देखिए यहाँ पर ब्रैग्स लॉ क्रिस्टल से डिफ्रैक्शन कराया गया। अब यहाँ पर था ये क्वेश्चन, यहाँ पर ये था कि व्हाट इज द टारगेट ऑफ लाउ-स्पार्ट मेथड। क्या इसका टारगेट था कि देखिए आप लोग, इसमें था कि देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ X-ray. Two characteristics of X-ray is observed by Ranglton as। जो ये प्रॉपर्टीज रैंगटन जो इन्होंने ऑब्जर्व किया था 1895 ईस्वी में, वो पहला ये प्रॉपर्टी था कि एक्सरे हैव हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब 10⁻16 हर्ट्ज की कोटि में ये रहता है। दूसरा था कि एक्सरे हैव हाई पेनिट्रेशन पावर। इसमें ये क्षमता था कि किसी भी कठोर से कठोर क्रिस्टल को या मटेरियल को पेनिट्रेट करके उसके अंदर इंटर कर जाए, क्रॉस कर जाए। तो ये प्रॉपर्टी उनको मिल रहा था। अब दूसरा था कि रॉन्टजन ने कहा कि एक्सरे को किस श्रेणी में क्लासिफाई किया जाए। तो यहाँ पर था कि व्हाट इज द टारगेट ऑफ लाउ-स्पार्ट मेथड। तो यही टारगेट था कि देयर आर जो टू कैरेक्टरिस्टिक्स थे एक्सरे के, रॉन्टजन ने ऑब्जर्व किया था। अब देखिए दिस प्रॉपर्टी से एक्सरे को किस श्रेणी में रखा जाए, वेव कहा जाए, तो कौन सी वेव होगी, या मटेरियल पार्टिकल है नहीं, क्योंकि डायरेक्ट रेडिएशन था, क्योंकि ये रेडिएशन
एडिसन के बल्ब रेडिएशन के बाद यही रेडिएशन फाइंड किया गया था, जिस पर हेनरी बेकुरेल ने न्यूक्लियर रेडिएशन का भी खोज कर रहा था। रॉन्टजन भी न्यूक्लियर रेडिएशन पर ही काम कर रहे थे, लेकिन एटॉमिक रेडिएशन का इन्होंने कंसेप्ट दिया। तो अब आया कि रेडिएशन क्या है। अब 1895 में इलेक्ट्रॉन भी नहीं था, डी ब्रागली का नाम नहीं था, जो बताया कि मैटर वेव की तरह भी व्यवहार करता है। ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं थी, बस डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस का कंसेप्ट था लाइट में, पोलराइजेशन का कंसेप्ट था कि वेव होगी, और सभी वेव लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स दोनों इंटरफेरेंस को प्रदर्शित कर रही थी। तो इसके आधार पर रेडिएशन को, लाइट में ही रेडिएशन था उस जमाने में, तो इसको समझाने के लिए ये लोग प्रयास कर रहे थे लाइट की प्रॉपर्टी से एक्सरे को कैसे समझाया जाए। तो उसी को समझने में 2 एक्सपेरिमेंट का रिसर्च आया, वही रिसर्च है, उसमें से एक है लाउ स्पार्ट मेथड। तो एक्सरे हाई फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पर है कि एक्सरे को कैसे क्लासिफाई किया जाए। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी का यहाँ पर आया कि नाउ एक्सरे इज हाउ क्लासिफाई। अब इसमें था इट इज प्रॉब्लम ऑफ रॉन्टजन। रॉन्टजन के सामने ये प्रॉब्लम था कि इसको कैसे क्लासिफाई किया जाए, ये क्वेश्चन मार्क था। तो इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सबसे पहले लाउ स्पार्ट मेथड से ही क्लियर किया गया, ब्रैग्स लॉ से। तो देखिए, इसके बाद ये कंक्लूजन निकला कि आफ्टर दिस ब्रैग्स लॉ ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन and Lau Spart method of X-ray diffraction are cleared the picture of X-ray as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये लोग इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में पिक्चर आउट कर दिए कि वेव का ही व्यवहार है, क्योंकि इसी में वेव में ही डिफ्रैक्शन मिलता है और ये डिफ्रैक्शन के प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है। दूसरा चीज़ है कि ये जो एक्सरे होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट वेव में डिफ्रैक्शन होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसलिए होगी क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ऑर्डिनरी लाइट से बहुत अधिक आ रही है। तो ये एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, गामा रेज अल्ट्रा वायलेट रेज के आर्डर में मिल रही है। तो ये सब डिसाइड किया गया। अब देखिए, यही एक्सपेरिमेंट एक्सरे पर किया गया और यहाँ पर क्रिस्टल का लॉजिक हम लोग कई बार पढ़ लिए हैं कि क्रिस्टल का जो इंटरप्लेनर डिस्ट्रीब्यूशन है एटम का या लैटिस का क्रिस्टल में आइडेंटिकल है, वेरी शार्ट है और वह एक्सरे के वेवलेंथ से मैच करता है। एक्सरे में जो एटॉमिक अरेंजमेंट है वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का काम करता है और इसको डिफ्रैक्ट कर रही है एक्सरे को, और डिफ्रैक्शन एंगल को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर ये मान लीजिए कि इस क्रिस्टल और इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग कुछ लेते हैं स्क्रीन का ऐसे, और इस स्क्रीन पर एक्सरे का डिफ्रैक्शन एंगल हम लोग फाइंड कर लेते हैं कहीं से, और ये डिस्टेंस पता है तो डिफ्रैक्शन एंगल हम लोग निकाल सकते हैं कितना आ रहा है। तो ये सब चीज़ें एप्लीकेशन में आती है। लेकिन लाउ स्पार्ट मेथड क्या बताता है, किस लिए ओरिजिनेट किया गया था,
तो इसका रहस्य यही था कि कोई खोज कर इसको परेशान था कि कैसे इसको हम लोग क्लासिफाई करें, किस कैटेगरी में रखें, लाइट है या वेव है तो कौन सी वेव होगा। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ के लिए 2 एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल मिले। उसके बाद तमाम एक्सपेरिमेंट एक्सरे पर मिलते हैं, जिसको आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो एक्सरे को किस कैटेगरी में रखा गया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में किया गया। अब देखिए, एक्सरे का डिफ्रैक्शन है, इसको वेव का दर्जा दिया। तो अब हम लोग यहाँ पर ये कंसीडर करेंगे। देखिए, इन द प्रेजेंट फिगर इंसिडेंट एक्सरेज passing as पिन होल, मतलब फाइन होल कह सकते हैं, पिन होल या कह सकते हैं इसको फाइन होल, पासिंग एज फाइन होल एंड आल्सो स्ट्राइक विथ क्रिस्टल प्लेन, क्रिस्टल प्लेन। अब यहाँ पर है कि सिंस जो क्रिस्टल प्लेन है इज वर्क एज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अब देखिए, ग्रेटिंग क्या है, डिफ्रैक्शन प्लेन क्या है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या है, ये सब हम लोग चर्चा किए हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या है इसका हम लोग चर्चा करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में। तो क्रिस्टल की जो प्लेन है वो ग्रेटिंग की तरह से काम करती है, ग्रेटिंग। अब देखिए, जब ये ग्रेटिंग है तो इसका डिफ्रैक्शन होगा, एक्सरे का डिफ्रैक्शन होगा, और डिफ्रैक्टेड एक्सरे फोटोग्राफिक प्लेट पर अपना फ्रिंज बनाती है या इमेज बनाती है, वो स्पॉट के रूप में ऐसे आइडेंटिकल स्पॉट मिलते हैं। तो क्रिस्टल प्लेन इज वर्क एज ग्रेटिंग। अब देखिए, नाउ डिफ्रैक्टेड एक्सरे produce the diffraction spots. Spot means dhaba, spots on the photographic plate, photographic plate, photographic plate, just like grating fringe स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा की तरह से इसमें फाइंड किया गया। और यही रिजल्ट इसको घोषित किया कि हमारा रिजल्ट जो है एक्सरे डिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी वेव है, लाइट वेव की तरह है। इसके बाद बहुत सारे प्रॉपर्टी से एक्सरे को आगे बढ़ाया गया और लाइट की तरह से इसको भी समझने का कोशिश किया गया। तो ये स्पेक्ट्रा मिला। अब देखिए, यहाँ से है कि ये स्पेक्ट्रा, स्पॉट स्पेक्ट्रा जो था, अगर यूनिफॉर्म में मिलेगा तो क्रिस्टल को अगर हम लोग चेक करना चाहते हैं इसका स्ट्रक्चर, तो यूनिफॉर्म स्पेक्ट्रा मिलता है तो हम लोग कह देते हैं कि ये क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो है सही है, यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर हमको एक टर्म मिलेगा, देखिए, स्टडी ऑफ स्पॉट्स।
इंडिकेट्स दैट, देखिए ये जो इंडिकेट्स करेगा दो चीज को करेगा, यहाँ इसको, पहला ये है इसका मीनिंग, यूनिफॉर्म अगर बनता है स्पॉट्स आर यूनिफॉर्म देन applied crystal structure is identical। अगर स्पॉट्स जो होते हैं, स्पॉट्स आर नॉन यूनिफॉर्म देन अप्लाइड, एक मतलब इसका एप्लीकेशन हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, अप्लाइड क्रिस्टल इज नॉन आइडेंटिकल होगा। तो क्रिस्टल की पहचान कर सकते हैं इसकी सहायता से। अब देखिए दूसरा है अगेन स्टडी ऑफ स्पॉट्स help us to determine the diffraction angle थीटा। तो इसमें है कि जैसे डिफ्रैक्शन एंगल है, तो हम लोग मान लीजिए कि एक क्रिस्टल से, किसी भी क्रिस्टल से डिफ्रैक्शन हो रहा है स्क्रीन पर ऐसे, तो इस तरह से स्पॉट मिल रहा है हम लोगों को। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक डिफ्रैक्शन एंगल जा रहा है, ये स्पॉट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये आपका स्पॉट्स है, ये क्रिस्टल है और ये एंगल थीटा है। अगर यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को मान लिया जाए कि ये एल है या आर है, कुछ भी ले लिया जाए, मान लीजिए एल है, और ये डिस्टेंस हमारा है, कुछ भी ले सकते हैं डी, या इसी को एल मान ले, इसको आर मान ले यहाँ। तो ये स्क्रीन का पोजीशन होगा, क्रिस्टल होगा। तो इस एंगल में अगर हम लोग tan थीटा निकालते हैं, तो tan थीटा का फार्मूला होगा R/L, ये इसके लिए परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ से थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स R/L। अब देखिए प्रैक्टिकल जब किया जाएगा इसका वैल्यू, तो हम लोग इस डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे, इसको भी मेजर कर लेंगे। अगर मान लीजिए कि ये आ रहा है 2 सेंटीमीटर या एंगस्ट्राम में, कुछ भी, ये भी सेंटीमीटर में है, तो इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को इससे डिवाइड कर दिया जाएगा, तो tan थीटा का मान टेबल से निकल जाएगा कितना आ रहा है। तो यहाँ पर होगा कि R, यहाँ पर देखिए हियर R को हम लोग रीड कर सकते हैं, रीड बाई, मान लीजिए कि प्रैक्टिकल करते समय रीड बाई ऑब्जर्वेशन जो लेंगे उससे हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। एल जो होगा इसका भी हम लोग रीड बाई स्केल, कितना डिस्टेंस पर सेटिंग किया गया है,
तो ये नोन हो जाएगा। अब यहाँ से हेंस थीटा इज फाइंड, थीटा फाइंड हो जाएगा। अब जब थीटा फाइंड हो जाता है तो इसके लिए हम लोग एक टर्म लेते हैं कि थीटा फाइंड हो गया, तो इस थीटा की वैल्यू अगेन फ्रॉम ब्रैग्स लॉ, ब्रैग्स लॉ है 2D साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, तो यहाँ से d इक्वल टू हो जाएगा एन लेमडा अपन 2 साइन थीटा। अब यहाँ से आर्डर, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट आर्डर स्पेक्ट्रा है, सेकेंड आर्डर है, थर्ड आर्डर है, ऐसे तो n पता हो जाएगा। जो एक्सरे जा रही है यहाँ से उसका वेवलेंथ नोन रहेगा। थीटा डिफ्रैक्शन एंगल है, अगर थीटा यहाँ पर नोन हो जाता है कि कितना है तो उसके करेस्पॉन्डिंग साइन थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। और इस रिजल्ट से हम लोग जिस क्रिस्टल को यहाँ रखे हैं उस क्रिस्टल का इंटरप्लेनर स्पेसिंग या डिस्टेंस क्या है हम लोग यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो लाउ-स्पार्क मेथड से हम लोग चाहें तो इस क्रिस्टल का इंटरप्लेनर स्पेसिंग भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए 10 इंटरप्लेनर स्पेसिंग यानी D ऑफ अप्लाइड crystal is also find। अब हम लोग दिस इज द यूजुअल सिग्निफिकेंस ऑफ लाउ-स्पार्क मेथड, लाउ-स्पार्क मेथड ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन का मेथड है ये कि कितने तरह से एक्सरे को डिफ्रैक्ट करा सकते हैं। तो एक लाउ-स्पार्क मेथड है, एक पाउडर क्रिस्टल मेथड है, एक रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड है जिसको हम लोग पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किए थे। तो यहाँ पर 3 मेथड्स में से एक मेथड लाउ-स्पार्क मेथड को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें। अब ये मेथड जो है यहाँ पर मिल रहा है। अब इसका मेथड है कि क्या ये हम लोग इसे फाइंड कर सकते हैं, इस फाइंडिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। तो ये सारा प्रॉपर्टीज हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एक्सरे के अबाउट। और किस लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया, रॉन्टजन की समस्या क्या थी एक्सरे के अबाउट, ब्रैग्स ने उसको कैसे सुलझाया, लाउ-स्पार्क ने उसी चीज़ को कैसे रिपीट किया, अगर अदर मेथड भी उसी चीज़ को कैसे फाइंड किए, ये सब कंक्लूजन हम लोग पढ़ते हैं लाउ-स्पार्क मेथड। इसके बाद पाउडर क्रिस्टल मेथड है, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड है। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना डिस्कस करेंगे लाउ-स्पार्क मेथड। तो आप ये एग्जाम में आता है, इस एक्सप्लेन कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है, किस लिए किया गया था, कौन कौन से इसमें ऑपरेटर्स लगाए गए हैं। तो ये हम लोग डिस्कशन किए अबाउट लाउ-स्पार्क मेथड। तो इस लेक्चर में इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पाउडर क्रिस्टल मेथड क्या है, उसे एक्सरे का डिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।